फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेयर एक्ट्स के कुछ ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स पर जो एक्सप्रेशंस हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसको समझने में कभी कभी दिक्कत आती है। बेयर एक्ट्स में हमेशा कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्रीज होती हैं और कुछ एरोगेंस होता है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेशन पाता है किसी पार्टिकुलर प्रोविजन में या पार्टिकुलर एक्ट में। आप जनरली देखेंगे कि कोई भी बेयर एक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या टीपीओ हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, सभी में तीन वर्ड्स बहुत कॉमन तरीके से यूज होते हैं जो जनरल टर्म्स से हटकर होते हैं। एक तो है नॉट विद स्टैंडिंग, दूसरा है सब्जेक्ट टू, तीसरा है प्रोवाइडेड। बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें तीन बहुत डोमिनेंट हैं, जिससे आपको हमेशा फेस करना पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब है। नॉट विद स्टैंडिंग को कॉमन सेंस में अगर आप समझिए तो ये एक एरोगेंट वर्ड है। ये एरोगेट करता, अपने को सुपीरियर मानता है। जब किसी प्रोविजन में नॉट विद स्टैंडिंग आए, कहीं भी आए, इसका अर्थ यह हुआ कि उस प्रोविजन को ही ओवरराइड करना है, उस प्रोविजन को ही प्रिवेल करना है। अगर कहीं पर कोई कंट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं, चाहे उसी एक्ट में हो, चाहे उसी प्रोविजन में हो या किसी और एक्ट में हो, तो उन एक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं, जो करंट एक्ट जो हमारे सामने प्रोविजन है, उससे जो कन्फ्लिक्टिंग है वो अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रोविजन हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें लिखा गया नॉट विद स्टैंडिंग, तो नॉट विद स्टैंडिंग ही प्रिवेल करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे सिंपल होगा समझना इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप राइट टू प्रॉपर्टी लीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गई है 77th अमेंडमेंट में, लेकिन तीन प्रोविजन अभी भी हैं। आर्टिकल 31A, 31B, 31C। तो अगर हम इस प्रोविजन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग में, तो आप आर्टिकल 31C को स्टडी करिए। आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का था, जिसको लेकर के केशवानंद भारती का केस आया था। इसमें प्रोविजन यह था कि स्टेट कैन मेक ए लॉ। अब जो वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग, एनीथिंग इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट may make a law to enforce, to give effect to the directive principles of state policy, to give effect to the part 4 of the constitution. It may be inconsistent with part 3 of the constitution. ये कह रहा है कि कुछ भी हो, पार्ट आर्टिकल 13 का मतलब होता है कि आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) में प्रोविजन है कि पार्लियामेंट या स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, जो फंडामेंटल राइट को छीनता हो, कमजोर करता हो या उससे इनकंसिस्टेंट हो। लेकिन यहां 31C इससे उलट बात करता है, अपोजिट बात करता है। यह कह रहा है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, चाहे आर्टिकल 13 क्लास 2 में कुछ भी लिखा हो, 13 में कुछ भी लिखा हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 31C में पार्लियामेंट
लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है, भले वो आर्टिकल 13 का वायलेशन करता हो, मतलब भले वो फंडामेंटल राइट को कमजोर करता हो, कम करता हो या इवन खत्म कर देता हो, तो फंडामेंटल आर्टिकल 13 से इनकंसिस्टेंट हो। तो यहां पर तो कहते हैं ये ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहा है आर्टिकल 31C को, कि आर्टिकल 31C ही भारी पड़ेगा, यही प्रिवेल करेगा आर्टिकल 13 पर, मतलब फंडामेंटल राइट पर। तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाले भी अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है और ऐसा लॉ जो वो समझती है एसेंशियल है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 या उसके किसी पार्ट को इन्फोर्स करने के लिए, तो ऐसा वो लॉ बना सकती है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब एक दूसरा एग्जांपल ले इसका, आर्टिकल 34 को ले। आर्टिकल 34 इज रिलेटेड टू द मार्शल लॉ। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है स्टेट, तो आर्टिकल 32 उसका सेवियर है, एक सेफ गार्ड है। लेकिन आर्टिकल 34 उल्टा बोल रहा है, यह कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, मतलब अगर किसी का फंडामेंटल राइट भले वायलेट हो रहा हो, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी हर्ट हो रही हो आर्टिकल 32 में, फिर भी अगर आर्टिकल 34 में हम कोई लॉ बनाते हैं तो वो लॉ प्रिवेल करेगा। तो आर्टिकल 34 में क्या है, इट रिलेट्स टू द मार्शल लॉ। आप देखेंगे आसाम में, जम्मू कश्मीर में आर्म फोर्सेस एक्ट लगा हुआ है, तो इस 34 में, आर्टिकल 34 में स्टेट कोई लॉ बना सकती है ऐसा जो सीवियर लॉ हो, जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं आर्टिकल 34 में। स्टेट जो लॉ बनाती है, एक तो आर्म फोर्सेस को या सिविल ऑफिसर्स को पावर देती है, ऐसी पावर देती है किसी प्रेमिसेस को सर्च करने की, सीज करने की, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन अरेस्ट करने की, वो सब कर सकती है, भले फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, भले आर्टिकल 21 और 22 का वायलेशन हो। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गोली मार देता किसी को कश्मीर में या आसाम में, क्योंकि वहां सिचुएशन ऐसी होती है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यही नहीं, पार्लियामेंट को पावर है कि उन ऑफिसर्स के प्रोसिक्यूशन पर, मुकदमा चलाए जाने पर कि तुमने फंडामेंटल वायलेट किया है, उसको इम्यून कर सकती है। इसे कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। इसी तरीके से आर्टिकल 35 में, आर्टिकल 35 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो पार्ट 3 के ऊपर भी रोक लगा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आर्टिकल 35 में हम ही न कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना सकता है फॉर रिजर्वेशन, फॉर पनिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये ओवरराइड इफेक्ट जब देना होता है तो वहां यूज करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। ये एक तरीके से एरोगेंट डोमिनेंस शो करने की कोशिश करता है। जैसे चाइना है, कहता दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, हम तो यही काम करेंगे। तो उसी तरीके का इलस्ट्रेशन समझने के लिए ये जो प्रोविजन हमने आपको डिस्कस किए हैं, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 34, आर्टिकल 30C, उसी कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। तो नॉन विद स्टैंडिंग में किसी पार्टिकुलर प्रोविजन को प्रिवेल कराने की कोशिश की जाती है और अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर पार्ट्स ऑफ द एक्ट, एनी पार्ट ऑफ द एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ द सेम एक्ट, वही एक्ट प्रिवेल करेगा। एक तो कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। दूसरा होता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का अर्थ होता है सेमी एक्सेप्शन, पार्शियल एक्सेप्शन। अगर पूरा एक्सेप्शन होगा तो प्रोविजन पूरा ब्लॉक हो जाता है पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जिसको लेकर के एक्सेप्शंस होता है। लेकिन जनरली आप देखेंगे एक्ट्स में एक्सेप्शंस की जगह पर
जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब कि जो एक्ट हमने आपको, जो प्रोविजन है वो एक्ट इंप्लीमेंट तो होंगे, इन्फोर्स तो होंगे, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हैं। प्रोविजो एक्ट की आइडेंटिटी बनी, प्रोविजन की आइडेंटिटी बनी रहेगी, लेकिन उन प्रोविजंस का जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका जो इन्फोर्समेंट है, कुछ सर्टेन कंडीशंस में होगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रोविजो लगा दें, दूसरा ये लिख दें द प्रोविजन शैल अप्लाई अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस लिमिटेशंस जब अप्लाई करेंगे तो उस प्रोविजन की बिगिनिंग ही कंडीशन के साथ होगी। लेकिन जब प्रोवाइजो अप्लाई करते हैं, इसका अर्थ होता है कि वो एक्ट अप्लाई कर रहा है और अगर नीचे जो कंडीशन दी गई है अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए सेक्शन 60 सीपीसी में ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच, सभी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है डिग्री के एक्सक्लूशन में, लेकिन नीचे प्रोविजो देख प्रोवाइडेड ये प्रॉपर्टी या तो अटैच नहीं होंगी या अटैच होंगी विद सर्टेन कंडीशंस। जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर अटैच करेंगे तो कम से कम उसके उतने इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे उसका हल है या उसके इंप्लीमेंट्स हैं जिससे खेती कर सकता हो, उसकी कुदाल है, उसकी खुरपी है, उसको आप नहीं ले सकते। या कोई लोहार है, उसकी कुर्की होनी, अटैचमेंट होना है, तो जिससे वो अपना प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन कर रहा है, उसको आप नहीं ले सकते क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल होता है। उसको कहते हैं प्रोवाइजो। अब ये प्रोवाइजो के प्रोविजंस आप 31A में भी देख सकते हैं, 31C में भी देख सकते हैं। 31A में अगर स्टेट किसी को प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, रिक्विजिशन कर सकती है, अमलगमेट कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है किसी फॉर्म में, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो इसमें प्रोविजन दिया गया है कि ये पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट में जनरली आर्टिकल 31 के पर्पज से पार्लियामेंट है, तो गवर्नमेंट जो भी ऐड करेगी वो उस लॉ पर ऐड करेगी जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है। लेकिन इसी में लिखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर हैज आल्सो पावर टू इनैक्ट द लॉ बट मीन्स प्रोवाइडेड, हम प्रोविजन की प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड द बिल which was brought in the state legislature has been reserved for the assent of the president and the assent is given। अगर कोई विधायिका, जो स्टेट विधायिका है, वो लॉ बनाना चाहती है लैंड पर, तो पहले उस बिल को प्रेसिडेंट से सिग्नेचर होगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उस बिल को रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी तभी वो लैंड लॉ अप्लाई करेगा। इसी तरीके से यही प्रोविजन दिया गया है 31B में भी, एग्जैक्टली यही प्रोविजन। या कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 254 देख लीजिए, 254 में कंकरेंट लॉ, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। लेकिन अगर कोई स्टेट लॉ बनाना चाहती है जो पार्लियामेंट्री लॉ के इनकंसिस्टेंट हो, जो उसके अगेंस्ट में हो, तब वो लॉ बनाएगी। लेकिन वो लॉ तभी होगा जब उस लॉ बनाने वाली बिल को रिजर्व कर लिया गया है प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए और प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे दी है। इसे बोलते हैं प्रोविजो। इसी तरह एग्जांपल आप ले लीजिए आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में आप देखेंगे आर्टिकल 24, 25, 26 कन्फेशन से रिलेटेड है और 25 और 26 में कन्फेशन पर रिस्ट्रिक्शन है। 25 पर पुलिस के सामने कोई कन्फेशन वैलिड नहीं होता। 26 में पुलिस की प्रेजेंस में अगर किसी थर्ड पर्सन से भी कन्फेशन किया जाए तो ही वैलिड नहीं होता। लेकिन 27 इसका एक पार्शियल एक्सेप्शन देती है। मैंने कहा जो प्रोविजो होता है वो हमेशा पार्शियल एक्सेप्शन होता है। क्या देती है कि अगर अक्यूज पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में रहते हुए
वो पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो उसके ऑफेंस से रिलेटेड है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस किसी फैक्ट की डिस्कवरी करती है, इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट, इसका मतलब जो अपराध की विषय वस्तु है, तब उस स्टेटमेंट का उतना पार्ट जितना कि फैक्ट की डिस्कवरी के लिए रिलेवेंट है, उसके स्टेटमेंट का उतना पार्ट जिसके बेसिस पर डिस्कवरी की गई है, वो विषय वस्तु खोजी गई है, वो पार्ट रिलेवेंट होगा। अब आप देखेंगे यहां पुलिस कस्टडी में भी है, अक्यूज्ड भी है, उसने ऑफेंस में किया है, तो वही स्टेटमेंट अगर कन्फेशन होता तो 25 में इनएडमिसिबल होता, प्रूव नहीं हो सकता था। लेकिन 27 में एक प्रोविजो बना दिया गया है कि कुछ कंडीशन में अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं और आपके जो दी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन से कुछ हमें पता लग रहा है किसी फैक्ट का, जो फैक्ट ऑफ क्राइम है, तो वो पार्ट उतना पार्ट रिलेवेंट होगा। सच इंफॉर्मेशन ऑफ सच पार्ट मीन्स उतना पार्ट जितने से कि डिस्कवरी हो रही है, और जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उस डिस्कवरी से रिलेटेड है, भले दैट में बी अमाउंटिंग टू कन्फेशन। यहां लैटरली इंपैक्ट हो रहा है, इसका इंसिडेंटल इंपैक्ट हो रहा है, कन्फेशन नहीं कर रहा है, कह कुछ और रहा है, लेकिन इंसिडेंटली वो कन्फेशनल अगर है भी, तब भी आगे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट कहेगी कि वो रिलेवेंट होगा। ये प्रोविजन हो गया। अब तीसरा होता है सब्जेक्ट टू। आप देखेंगे कि सीपीसी के सेक्शन 16 में 14 से लेकर के 20 में जुरिसडिक्शन दिया गया है, और उन प्लेसेस को बताया गया है जहां सूट फाइल हो सकता है। लेकिन सेक्शन 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है कि सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, मतलब चाहे जहां मुकदमा दायर करें, लेकिन कोर्ट की जो सीलिंग है, कोर्ट का जो पिक्यूनरी पावर है, उसके अंदर होना चाहिए। अगर उसके बाहर जाएंगे तो सूट फाइल नहीं करेंगे, वो सूट या तो वाइड होगा या इरेगुलर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लीजिए आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआती हो रही है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर राइट्स ऑफ द पीपुल पर्संस। तो जहां सब्जेक्ट टू वर्ड आता है वहां आप हिल नहीं सकते जब तक कंडीशन को पूरा ना करें उसको आप। प्रोविजन जहां लगता है वहां प्रोविजन ऑपरेट करना शुरू हो जाता है, लेकिन उन कंडीशन के साथ, जैसे आपने कहा कि आप कोविड-19 में बाहर नहीं निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, आप लोड करके निकलेंगे, आरोग्य योग ऐप। तो आप घर में बैठे हैं, निकलने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप निकलने लायक हैं या नहीं है, इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसे यह कह दिया जाए कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, यह हुआ प्रोविजो। लेकिन सब्जेक्ट टू जब कहेंगे तो आप घर से तभी निकल पाएंगे जब पहले प्रिकॉशन ले लेंगे। तो जो वर्ड यूज किया गया है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर राइट्स, तो इसका अर्थ ये होता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे जब इन कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे। तो सब्जेक्ट टू थोड़ा और स्ट्रिक्ट वर्ड है, कोई भी राइट एक्सरसाइज करने से पहले उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। आप चाहे पब्लिक प्लेस पर जाएं, चाहे किसी और प्लेस पर रहें, जैसे आप जब निकलेंगे घर से तो मास्क लगा के ही निकलेंगे, अदरवाइज निकल ही नहीं पाएंगे। तो जब आप वर्शिप करने जाएंगे, जल चढ़ाने जाएंगे, तो तभी जाएंगे जब आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में जो कंडीशन दी गई, इमोरल एक्ट नहीं होना चाहिए, सड़क पर नंगे नहीं घूमेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं ले जाएंगे जो पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसान हो। जैसे सपोज करिए कि आप ऐसे कोई इस वाली चीज ले जा रहे हैं जो नाक में जाने से खांसी आने लगती है,
तो ये प्रोविजन दिया गया, इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू का अर्थ होता है भी वही होता है जो प्रोविजन होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू और टफ वर्ड यूज करता है। तो जो नॉन विथस्टैंडिंग है उसमें एक एरोगेंस है, उस एक्ट के उस प्रोविजन के अलावा कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो। दो प्रोविजन के बीच में या एक प्रोविजन एक एक्ट में है, दूसरा प्रोविजन दूसरे एक्ट में है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो प्रोविजन हम अप्लाई करने जा रहे हैं वही अप्लाई करेगा, दूसरे एक्ट पे कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा अगर सिमिलर प्रोविजन है भी तो। अब ये तो मेन चीजें होती हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे जनरलिटी, विदाउट प्रेजुडिस टू दी जनरल प्रोविजंस, ये वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 31A में। इसमें कहा गया कि जनरल प्रोविजंस तो सही हैं, लेकिन इन जनरल प्रोविजंस लागू तो रखेंगे, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया है तो 9 शेड्यूल प्रिवेल करेगा। तो ये नॉन विथस्टैंडिंग होता है। और प्रोविजो मैंने बताया, प्रोविजो एक्सेप्शन और सब्जेक्ट टू के बीच का मैटर होता है। तो प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन, पार्शियल एक्सेप्शन। और जो मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट टू का अर्थ होता है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस दिमाग में रख करके चलेंगे, फॉलो करेंगे, केवल तभी आप प्रोविजन अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए सेक्शन 51 है सीपीसी का, इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री। उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस व्हिच आर गिवन फॉलोइंग। जो नीचे फॉलोइंग क्या दिए गए हैं, अगर आप इन्फोर्स करेंगे, चाहे डिलीवरी का मैटर हो, चाहे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का मैटर हो, चाहे आईआरएस का मैटर हो, चाहे रिसीवर अपॉइंट करने का मैटर हो, ये करेंगे। लेकिन नीचे कुछ कंडीशन दी गई, जैसे आईआरएस करना है आपको, तो आईआरएस तभी करेंगे, आईआरएस 55 में कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, तब जब उसको आप कम से कम 30 दिन का टाइम देंगे। ये 30 दिन का टाइम ऑर्डर 21 रूल 41 में दिया गया है। आईआरएस करेंगे, आईआरएस कर भी लिया तो 59 में दिया गया है कि अगर वो कोई कंटिन्यूअस डिसीज फैल सकती है उससे, आप उसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 43 में अटैचमेंट है, कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है, पहले नोटिस देंगे, और अगर अटैचमेंट के बाद 3 महीने तक पैसा नहीं जमा करता तब आप उसको सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस एंड कंडीशंस, ये सब्जेक्ट टू होती है। ये 3 वर्ड जनरली आप आते हैं, इसके सारे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 13 क्लास 4 और आर्टिकल 368 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि अगर अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट की कोई बात 13 से रिलेटेड नहीं होगी। तो अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था गोलकनाथ भारती के केस से, गोलकनाथ के केस से, इसलिए अमेंडमेंट कर दिया गया है कि 31 का कोई रिलेशनशिप न तो 368 से है, न 368 का रिलेशनशिप कोई 13 से है। इस तरह के प्रोविजंस भी डाले जाते हैं कि 368 की कोई बात 13 पर लागू नहीं होगी। ऐसे कर सकते हैं आर्टिकल 13(4) की कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। तो डिफरेंट वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इतने वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है और सबके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वर्ड का यूज किए जाते हैं, तो एक बार जाकर के इन वर्ड्स को घर पर जरूर आप रिपीट करिए, कोशिश करिए समझने की, ताकि आप जब बेयर एक्ट एनालिसिस करें तब आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।